अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में महंगाई का एक गलगला है और यकीनन अशिया की महंगाई अपनी जगह पर उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके रुपए की कदर क्या है, और उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का अमल और दरामदात के अंदर आपके रुपये की बेकदरी जो है उसका बड़ा एक अहम अंसर जो है वो शामिल होता है। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान का रुपया जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी जो कदर है वो खोई जा रही है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ओपन मार्केट के अंदर ये रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 173 पर पहुंच चुका है। इंटर बैंक जो है वो भी तकरीबन 171-72 के लगभग ट्रेड कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी खुराक जो है वो बाहर से मंगवा रहा है। 70% दालें पाकिस्तान की जो हैं वो बाहर से आती हैं, और इस साल तो हमें गंदम के साथ साथ चीनी भी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ी है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है। इसकी इक़्तिसादियात और इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो एग्रीगेरियन इकॉनमी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये शोबा जो है ये नज़रअंदाज रहा, और उसके नतीजे में आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमें अपने अवाम की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खुराक को बाहर से दरामद करना पड़ रहा है, और वो भी महंगे दामों पर। और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर महंगाई जो है उससे अवाम जो है वो मुस्तरब हैं और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। ये सिलसिला जो है ये इसका किस हद तक आप इसको सस्टेन कर सकते हैं, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़ाहिर है इसके लिए हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। ज़ाहिर है इसके लिए तब्दीली का अंसर जो है उसको लाना होगा, और वो रास्ते और वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ज़राअत की तरफ वापस लौट सकें, अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, और बाहर की दरामद जो है उसके ऊपर इस बोझ को जो है वो कम किया जा सके। ये नहीं है कि सलाहियत नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ पे वो माहौल दस्तयाब नहीं है, या ये भी नहीं है कि ज़मीन उस तरह ज़रख़ेज़ नहीं है। सब चीज़ें जो हैं अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो फिर बुनियादी तौर पर बात आ जाती है कि तवज्जो की, पॉलिसी साजी की, और इस शोबे को आप कितनी अहमियत देते हैं। और ज़ाहिर है कि इसको अहमियत ना देने का नतीजा जो है वो आज निकल रहा है। और इस वक्त जब इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम और अहमियत का हामिल अंसर बनकर उभर रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम। फ़खर इमाम सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये गंदम की किल्लत जो है मतलब ये क्यों, आटा उसके नतीजे में महंगा, और ये भी ज़रा फरमा दें कि मतलब आज से 3 साल पहले जो है वो 35 रुपये किलो आटा था, अब 75 रुपये किलो क्यों है? मतलब उस वक़्त क्या कोई सब्सिडी का बीच में फैक्टर था, क्या वजूहात क्या थी कि जिसकी बिना के ऊपर उस वक़्त आपको आटा इस रेट पर दस्तयाब था, आज आपको आटा इस रेट पर दस्तयाब है? जी आपका शुक्रिया जी। उस वक़्त आटे की जो कीमत थी वो इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड थी, बल्कि उस वक़्त तो ये कैफियत भी थी 2-3 साल उससे पहले कि हमारी जो गंदम 1300 रुपये पे हम यहाँ ख़रीदते थे वो इंटरनेशनली 1100 रुपये पे होती थी। तो वो हमारा बिल्कुल और हिसाब किताब था। आज की और पिछले साल से जब हमारी शॉर्टेज शुरू हुई है और जिस वक़्त मैंने अपना ये कलमदान सौंपा तो पिछले साल हमारी गंदम की पैदावार थी 25.25 मिलियन टन, और ज़रूरत हमारी तकरीबन उस वक़्त पिछले साल 29 मिलियन की थी, यानी कि हमारी शॉर्टेज जो थी तकरीबन 3 से लेकर 3.5 मिलियन टन की थी पिछले साल जब हमारा क्रॉप आया। और हमने आते ही फिर ये फ़ैसला किया गया कि हमें दरामद करनी चाहिए, पर उसके बावजूद यहाँ उस तरीके से कमी नहीं हुई। पर एक और चीज़ हुई कि जब हमारी गंदम जो हुकूमत ने 2019 में जो पिछला क्रॉप था 2020 का, उसकी उस वक्त
जो कीमत मुकर्रर की थी वो 1400 रुपये 40 kg, और वही काश्तकार को मिली। उसके चंद हफ्ते ही बाद, चंद दिनों के बाद एकदम, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत बढ़ गई थी, और वो फिर यहाँ से, जैसे आपको पता है कुछ हमारे लोग होते हैं वो होर्डिंग भी करते हैं और इसके जाके और स्टोर्स में छुपा लेते हैं। फिर ये भी ख़तरा था क्योंकि काबुल में उस वक़्त जब यहाँ 1400 पे बेच रहे थे तो 2000 से 2200 तक। इसमें चूँकि एक सवाल मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रहा था, यह आपने 29,000 या 5 मिलियन टन जो कहा कि हमारी ज़रूरत थी, क्या इसमें अफ़गानिस्तान का फैक्टर अकाउंट फॉर था? उस तरह तो नहीं, बट मेरा ख़्याल में क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम आबादी को देखें और हम जब हमारी जो ग़िज़ा का हम एस्टिमेट करते हैं कि एवरेज 115 kg पर हेड, उससे हम कैलकुलेट करके आते हैं, और उसके साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें हम चाहते हैं कि कहीं भी शॉर्टेज ना हो। तो ऐसा अफ़गानिस्तान का उसमें फैक्टर हमने तो नहीं रखा। जेन्युइनली फ़ख्र इमाम साहब समझते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है माइनस अफ़गानिस्तान फैक्टर या माइनस स्मगलिंग फैक्टर, वो 29.5 मिलियन टन है इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो हमारा देखें ना जी, तकरीबन वो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने इस दफ़ा अपना लगाया है रेशो, वो तकरीबन 30.2 मिलियन टन का है, जो हमारी ज़रूरत टोटली होगी अगले फसल आने तक। और इस दफ़ा हमारी पैदावार में 22 लाख टन इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है इस साल। हालांकि कोविड भी था, उससे पहले लोकस्ट भी आया, उसके बावजूद इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी है, सूबाई हुकूमतों ने भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई पंजाब की 20.9 मिलियन टन, और फिर पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई 27.5 मिलियन टन। और फिर हमारी अवेलेबिलिटी में पिछले साल भी कमी नहीं थी क्योंकि हमने वक्त पे इंपोर्ट कर ली थी। लोगों का ख्याल था कि जनवरी फरवरी में गंदम पड़ी रही और वो चलती भी रही साथ साथ, और उसका सबूत यह है कि जब नया क्रॉप आया तो 6 से 7 लाख टन हमारे पास स्टोरेज स्टॉक था उस वक़्त भी। लेकिन फ़ख्र इमाम से मेरे पास चूँकि टाइम थोड़ा है, उस वक्त भी करा मची हुई थी, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, गंदम नहीं। उसका फ़र्क ये था ना कि 1400 पे ख़रीदी काश्तकार से और 1800-1900 पर बेची। पिछले साल तो प्रॉफिटेयरिंग मेरे ख्याल में जो हमारे फ्लावर मिल के लोग थे, और रिलीज़ पर हुकूमत ने की, बहुत जल्दी की। 7 जुलाई को हुकूमत पंजाब ने 1475 पे उस वक़्त गंदम की रिलीज़ की, जो कि हमेशा ये अब अक्टूबर में करते हैं, अब आके उन्होंने की है कोई 8-10 दिन पहले। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त को एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। फ़ख्र इमाम से फरमाइएगा कि 2 बड़े इम्पॉर्टेंट जुज़ हैं, ज़ाहिर आटा और चीनी। अब चीनी भी हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और फिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर भी बड़ी तेज़ी से जा रही है। तो ये फूड सिक्योरिटी का जो मसला है, ये आप कितना शदीद देख रहे हैं? देखिए जी, हुकूमत ने पिछले साल का जो वक्त गुज़रा, और उसमें हमें दिक्कत इसलिए हुई कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी अवेलेबिलिटी तो थी पर चंद अफराद ने उसको एक्सप्लॉइट किया, और उसकी वजह एक ही थी कि गैर इंटरनेशनल सतह पे उसकी कीमत गंदम की कम से कम ज़्यादा थी। शुगर में जो इस साल फैक्टर आ रहा है कि हमारी जो शुगर की थी प्रोडक्शन, हालांकि सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी शुगर के इनकी 81 मिलियन टन्स, उसके बावजूद हमारे पास थोड़ी सी शुगर की कमी, अब क्योंकि नया क्रॉप आने वाला है 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तो हमारा ये अब 5-6 हफ्ते रह गए और नया क्रॉप आ जाएगा। पर उसके बावजूद एक रिस्क नहीं लेते ना गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि वो लोग जो जिनके पास करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लें, तो वो लोग फिर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और पाकिस्तान में कुछ ऐसा तबका है बदकिस्मती से जो हमेशा इस चीज़ के ऊपर भांपता रहता है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देख के कितना मुनाफा वो जल्दी से विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में। यही हुआ था पिछले साल कुछ हद तक गंदम में, और इस दफ़ा
मेरा ख्याल में शुगर में पर अब गवर्नमेंट मैं ज़रा इस तरफ आऊँगा। सवाल मेरा ये है कि देखिए पाकिस्तान बनने से लेकर ज़ाहिर है 2018 तक चीनी की प्राइस ऊपर जाती भी रही है, लेकिन ऑन द एवरेज अगर आप लगा लें तो 52-53 रुपये फ़ी केजी आपको दस्तयाब रही है। इसी तरह आटे की कीमत भी वहाँ तक पहुँचने में 35 रुपये किलो 2018 तक पाकिस्तान बनने से लेके तब तक ये 3 साल में क्या कमाल हुई है? उसकी वजह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है ना जी। आपकी जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बहुत बढ़ गए। अब डीएपी पिछले साल 42-43 रुपये पे आपको बैग मिल रहा था। इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस की वजह से, क्योंकि हम 70% फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल प्राइस जो है इस साल $700 पर टन चली गई, हाईएस्ट एवर। तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पे होता है और इसीलिए फिर हुकूमत ने ये जो आ रहा है फसल 16 अरब का सब्सिडी देंगे, 8 अरब देगी हुकूमत पाकिस्तान और 8 अरब मैच करेंगे हमारे सूबे, और वो हमने अप्रूव भी कर लिया। तो अब वो हम सूबों को मुख्तस कर देंगे। उसका मतलब ये है कि ये खाद आप सस्ती करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम 1000 रुपये पर बैग जो है वो कम हो। वो तकरीबन 70% जो काश्तकार ये करेंगे गंदम उन तक मुहैया की जाएगी, जो हमने फार्मूला बनाया जी। अच्छा, अब ये जो तीनों हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, मतलब देखें अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर है कि ज़र मुबादला पहले हमारी हालत बहुत पतली है, ऊपर से अगर हम खुराक के मामले में भी ज़रई मुल्क होते हुए, ज़मीन होते हुए, सब कुछ होते हुए अगर हम यहाँ खड़े हैं तो जाहिर है कि वो मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। अब गंदम है, चीनी है, फिर साथ ही कपास है। अब ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आप छोटे पैमाने पर नहीं फ़खर इमाम साहब बड़े पैमाने पर दरामद कर रहे हैं। नहीं, पर मैंने आपको बताया अब 22 लाख टन एक साल में इजाफा हुआ पिछले साल से साल, और यही वक्त था जब हम आए हुकूमत में। और हम ऑनरेबल इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की अब फोकस है एग्रीकल्चर। आपने देखा जिस तरह उन्होंने बजट स्पीच में 2 मरतबा कहा, और उसका फ़र्क तो पड़ा। अगर ये 22 लाख टन ना होती आज तो फिर आपको नज़र आता है यहाँ बहुत सारे लोग, इस वक्त गंदम की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं, और उस तरह भी नहीं है चढ़ा। आज भी हम देख रहे थे प्राइसेस आटे की और गंदम की नेशनली 1100 रुपये पे आटा बिक रहा है 20 kg का, और गंदम भी जो है वो उस आउट ऑफ रीच नहीं अभी गई। और अब हम जो आने वाला फसल है उसका हमने सूबाई हुकूमतें से मांगे हैं कि आप हमें अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रपोज़ल है भेजें, कि गंदम की काश्त से पहले हम मिलकर वफाक और सूबे और फिर कैबिनेट इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें। और हमारी अब ये कोशिश होगी, और कल मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ जिसमें हम टारगेट्स रखेंगे। हमारा ये ख्याल है कि अगर सूबे हमारे से एग्री कर गए तो 27.5 मिलियन टन पिछले साल हुई। कोशिश हमारी ये होगी कि वो 29.5 और 30 मिलियन टन के करीब जाए, यानी कि उसमें भी 2 मिलियन का और इजाफा। उसके लिए फिर हमें ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ सीड एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान को चाहते हैं हम, हमारी तकरीबन 23 मिलियन एकड़ ज़ेर काश्त है वीट, क्योंकि हम तो पैदावार, हमारा तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के साथ होता है, और प्राइस जो है वो फिर टिलाजो फोरम फैसले होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि उसमें हम इजाफा करें। किस तरह कर सकते हैं? अगर क्वालिटी ऑफ सीड और प्योरिटी ऑफ सीड को हम इंश्योर कर दें, जिसमें हमारा और सूबों का ज़्यादा रोल है, तो वो किस तरह? अगर सीड के 3 पहलू होते हैं, एक प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड। सर्टिफाइड सीड का एक हमारे पास पूरा महकमा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफाई करता है क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ सीड। पिछले साल 11 लाख टन की हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्री की, 5,30,000 टन उन्होंने सर्टिफाई किया कि ये क्वालिटी सीड है। फिर उसकी हमने ट्रैक और ट्रेसेबिलिटी का कहा कि पहली दफ़ा करो, यानी कि होल सेलर और उससे फिर जो नीचे दुकानदार है, और दुकानदार से हमने कहा बताओ किस काश्तकार को कौन सा सीड गया, ये पहली तारीख में हो। उसको हमने फिर कॉटन में भी कुछ हद तक किया, और यहाँ दोबारा करें। ट्रैक और ट्रेस पहले कभी नहीं हुआ, इससे क्वालिटी भी मेंटेन होगी, प्योरिटी भी मेंटेन होगी, और यील्ड में इजाफा होगा। ये इस तरफ हम आ रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं होता रही। बल्कि मैंने उनको कहा था कि करो, वो कहते जी कभी पूछा नहीं। मैंने कहा नहीं, हम वी आर गोइंग टू चेंज
ये पैराडाइम शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल हम एक उस तरफ जा रहे हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये हर वक्त होता है, कोई नई बात नहीं है, पर हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। और अब इसमें फ़खर इमाम से ये फरमाइएगा कि फूड इन्फ्लेशन जो है उसकी बात की जाती है कि वो बड़ा है, और जाहिर है कि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यही हैं। अब दो तरफ़ा चीज़ है, आप चूँकि इकॉनमी पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक तरफ रुपया गिर रहा है और दूसरी तरफ हमें पैदावार के मसाइल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, कोशिश हो रही है, मज़ीद क्या होगी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी ये मसला हमारे लिए पैदा हो रहा है। ये जो दो तरफ़ा दबाव है, इसके आप क्या नताइज देखते हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर? देखिए जी, जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का मेजर बिल है ना इंपोर्ट का, वो है एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल, और वो लगातार 35 साल से आ रहा है, और वो $3 अरब हो गए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस से लिंकेज है। पाम ऑयल है बुनियादी तौर पे, वो हम लेते हैं इंडोनेशिया मलेशिया से, उसका फैक्टर की हम बात ही नहीं करते। और ये पहली मर्तबा है हमारी हुकूमत ने, और मैंने ये फैक्ट किया कि मिसाल के तौर हमारी सोयाबीन एक है जो हमें दे सकती है, उसको हमने घुमाते रहे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कभी नहीं हम काश्तकार की तरफ। ये पहली मरतबा हमने 3000 एकड़ का, मैंने खुद का बुला के पूछा उनसे, उनका जी 160 टन पड़ी है। मैंने कहा इसको क्यों नहीं आप देते, फील्ड में क्यों नहीं देते? मुझे देने के लिए तैयार है। पहली दफ़ा गया, अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है और ये आगाज़ होगा, क्योंकि ये एक सब्सटीट्यूट करेगी वो जो हमारा $3 अरब है। इसी तरह आप स्टार्ट करते हैं ना, और अगर वो कामयाब हम हो जाते हैं उसमें, तो फिर अगले साल उसको हम मल्टीप्लायर करके आगे लेकर जाएंगे। तो उस तरफ हमारी सोच जा रही है। फिर कॉटन की आपने बात की, कॉटन के 4-5 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो उसका लेंट होती है, एक उसका जो सीड है उससे आप क्रश करके एडिबल ऑयल, और हमारा जो लोकल एडिबल ऑयल होता था ज़्यादा वो कॉटन सीड से आता था। कॉटन सीड ऑयल क्रश करके आप तेल निकालते थे, खुर्दनी तेल का लिए इस्तेमाल, और फिर जो उसका सीड केक बचता था उसको आप अपने ये कैटल को देते थे, उसमें काफ़ी प्रोटीन ज़्यादा होती है। फिर चौथी जगह आपका वो जो था स्टॉक्स, वो जो लकड़ी निकलती है उसको हम कहते हैं, जहाँ से वो आप निकालते हैं जब उसको कपास को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो फिर ईंधन का काम देती थी हमारे पूरे इलाकों में। और नंबर 5 पे आपकी ख़वातीन पिकिंग करती थी और उनको अरबों रुपए ये कमाई होती थी। ये चीज़ें सब डाउन चली गई। पिछले साल से हमने कोशिश की, जब मैं बना वज़ीर, तो मेरा पहला जो मैंने कोशिश की थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास को थोड़ा सा निगलेक्ट किया गया, आज से नहीं, मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से। और हमारी अब कोशिश, हम तो वे फॉरवर्ड निकालना ना, इस साल फिर हुकूमत ने पहली मरतबा 5000 रुपये पर 40 kg की मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास की बनाई है। पर क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, कल $1.08 पर पाउंड गया हुआ था लेंट, अब उस हिसाब से इस वक्त 5500 से तकरीबन 5900 तक फुट्टी बिक रही है पाकिस्तान के अंदर। और अगर उसको हम जो इंटरनेशनल प्राइस को हम ले, वो 7100 बनता है। तो काश्तकार को वो पूरे पैसे भी नहीं दे रहा है। जो आपके ये जनर और स्पिनर हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त, पिछले साल इस वक्त तक तकरीबन 27। मेरा इस पर एक सवाल है, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, इस पर वापस आते हैं। नाज़रीन, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम मेरे आज के मेहमान, उनसे गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं इस मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। फ़खर इमाम से ब्रेक पर जाने से पहले आप बैनुल-अक़वामी कीमतों और पाकिस्तान के साथ मुआसना कर रहे थे। अब मेरा फिर आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि दुनिया के अंदर जब कोई चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो उनकी करेंसी की क़ुव्वत ख़रीद इतनी ताकतवर होती है कि वो उनको महसूस नहीं होती है। और ज़ाहिर है कि जब हमारे रुपए की बेकदरी इस लेवल तक हो जाए कि उसको अब बात की जाए कि ये डबल सेंचुरी कर लेगा डॉलर के मुकाबले में, तो फ़खर इमाम साहब फिर आप बैनुल-अक़वामी कीमत की बात करें कुछ तो बेमानी सी बात नहीं हो जाती? नहीं, बेमानी बात तो मैं नहीं कहूँगा कि है, पर ये हुई है हमारी स्लाइड थोड़ी सी। पर हम जैसे भी हमारी इकानमी में, और मैं समझता हूँ जैसे पिछले साल 3.9% उसमें इजाफ़ा तो हुआ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफ़ा हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी हुआ,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कोविड भी था ना, बहुत से लोग माइनस में चले गए थे। हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम पॉजिटिव रहे और इस दफ़ा तो हमारा टारगेट जो है 4.7 या 4.8% का है इकॉनमी ग्रोथ का। पर हमें ये भी देखना चाहिए ना जी कि हमें जो हमारे ऊपर वो आ रहे हैं डेट, और वो चलता ही जा रहा है आगे आगे, तो वो जिसको गर्दिशी कर्ज हम कहते हैं, सेक्युलर डेट, और वो उसकी आगाज़ आज से 15-20 साल पहले हुआ था, फिर क्यों मतलब होता रहा। अब बदकिस्मती ये है कि जब हमारे इलेक्शन करीब आते हैं तो उस वक़्त जो हमारे एक नॉर्मेटिव तरीका होता है ऑफ प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट, वो कई मरतबा फिर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब आप फिस्कल मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें तकलीफ़ तो होती है, और ख़ासतर हमारे लोअर इनकम ग्रुप्स को। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो ये हर वक्त सोचते हैं, देखिए ना जितना एहसास प्रोग्राम दिया गया पिछले साल 176 अरब रुपए का था और ऑन द ग्राउंड गया, मेरा ख्याल में 98-97% जितना भी आप कह सकते हैं सही लोगों को गया, क्योंकि उसकी कोई उसमें पॉलिटिकल नहीं था। इट वाज ऑल डन ऑन मेरिट, और सिंध को अपने आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा दिया गया, तो उसमें आप कह सकते हैं कि इट वाज डन इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट वे। पर उसके साथ साथ जो बात देखने वाली है कि इस दफ़ा उसको ज़्यादा उसमें काफ़ी इजाफा किया गया न्यू बजट में, और उसके साथ ये जो अब ये आ रहा है कामयाब जवान प्रोग्राम, उसके तहत जो लोअर तबका है उसको विदाउट कोलैटरल पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में पैसे दिए जाएँ। काश्तकार को भी दिए जाएंगे, हर क्रॉप के लिए 1.25 लाख रुपया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पासबुक हो, एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये किसान कार्ड अभी तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे तकरीबन 84 लाख के करीब फार्मर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। अभी तक पंजाब ने शायद 3.5-4 लाख का किसान कार्ड बना, उसमें वक्त लगता है। फिर वो एक किस्म का जो मिडल मैन का रोल होता है आड़ती का, ख़ास तौर पर बड़ा होल्ड होता है। कोशिश ये की जा रही है, और ये फिर जो हमारे लोअर तबका है कि किसी तरह इनको फैसिलिटीज़ दी जाए, और वो जो कहते हैं ना कि एलीट कैप्चर, सिर्फ पाकिस्तान में एलीट कैप्चर नहीं, जहाँ भी फ्री मार्केट इकॉनमी है वहाँ एलीट कैप्चर है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं खरबों रुपए के मालिक हैं, और फिर आपके पास ये लोअर इनकम ग्रुप्स ऐसे जिनको शायद 2 दफ़ा मील भी ना पूरी मिलती हो। पर पाकिस्तान मेरे ख़्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे जो 60 से 63% लोग देही इलाकों में रहते हैं ना, मैं देहात में बहुत घूमता हूँ, और शायद ही मैंने कोई ऐसे लोग देखे हों, गरीब ज़रूर होंगे, कि जिनको 2 दफ़ा दिन में कुदरत की मेहरबानी से। अब इसमें एक सवाल है, ये ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर भी आ जाता है, और सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो ग्रोथ की तरफ आप ले जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से आपके रुपए की कदर कम हो रही है, ज़ाहिर है कि चीज़ों की महंगाई होगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी, गवर्नर स्टेट बैंक साहब का ये फ़िलासफ़ी है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, 7.25 कर दिया है। अगर यही सूरत हाल रहती है, मज़ीद बढ़ता है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वो तो एंटी ग्रोथ है। फिर आप IMF के साथ भी इस वक्त नेगोशिएशंस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे भी आपको अंगूठा रखा जाता है और आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ती है, गैस की कीमत बढ़ानी पड़ती है, तो फ़खर इमाम साहब अगर यही सूरत हाल है तो फिर आप कैसे ये कहेंगे कि आप चीज़ों को ये जो आपने बातें की, देखें ना जी, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है दुनिया में है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में रखा गया था 1948-49 में। उसके तहत आपके ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसका आपने ज़िक्र किया, वर्ल्ड बैंक का आपने ज़िक्र किया, और ऐसे उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बन गया 30 साल बाद, और भी ऐसे इदारे हैं जो कि फ़ंड करते हैं इकॉनमीज़ को, और ख़ास तौर डेवलपिंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या कोई और जिन्होंने अभी वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ नहीं बनी दुनिया में, और फिर वो आते हैं जब भी आपके लिए मुश्किलात हों। अब यूरोपियन यूनियन में ग्रीस एक मुल्क ऐसा है जिसकी आबादी शायद 10 मिलियन होगी, उस जैसे मुल्क को भी साथ IMF जैसे लोग जाते हैं, क्योंकि जब भी दिक्कत होती है उसका मकसद, उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इसीलिए है कि जब कोई दिक्कत में होते हैं तो उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर स्पेशली इसके नेगोशिएशंस के लिए बहुत जल्दी जाएंगे।
जहाँ तक मेरी इतला है। और मैं ये समझता हूँ कि उन नेगोशिएशंस में जिन चीज़ की आपने निशानदेही की वही बातें वही होंगी। फिर कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि हम कोविड से भी निजात हमने हासिल नहीं की। हमने कोविड की मैनेजमेंट शायद दुनिया में किसी इंटरनेशनल इदारे ने कहा था अमंग्स द टॉप 5 वेल मैनेज कोविड। ये तो कुदरत की मेहरबानी है। पर उसके बावजूद हमें ये, क्योंकि हमारे बजट में आप देखें ना जी 4.8 ट्रिलियन 4800 अरब हमने अपने बजट में कलेक्शन की थी पिछले साल। इस साल टारगेट है 5.9 ट्रिलियन 5900 अरब रुपए का। और पहले 3 महीने में वो टारगेट काफ़ी हमने कलेक्शन से ऊपर चले गए पहली दफ़ा। पर अब देखना ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे आप कह रहे थे और वो चीज़ों को, वो मैक्रो इकॉनमी है। आप कहेंगे आम आदमी, और आम आदमी का दर्द मेरे ख़्याल में जितना मैं समझता हूँ ऑनरेबल इमरान खान को है, कम लोगों जेनवनली मैं, क्योंकि इस पर हर वक्त बात करते हैं। और ये पहले आदमी है मैंने देखा जो खुद शौक से मॉनिटरिंग ऑफ प्राइसेस कहती है मुझे हर चीज़ की प्राइस दिखाओ हर हफ्ते, कई दफ़ा 2 दफ़ा कहते हैं दिखाओ, वजह कि कैसे हम कंट्रोल कर सकें। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब। नाज़रीन, ये थे कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।